खंड ब में सबसे पहले दिया हुआ है वर्णात्मक पहला, ठीक है, वर्णात्मक पहला। इसमें आया है प्रश्न संख्या 21, ठीक है, जिसमें इतिहास और भूगोल के प्रश्न रहेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। 4 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, दोनों ही 4-4 नंबर के हैं, तो दोनों में इसको एक ही करना है। मैं दोनों का आंसर बता दूंगा, जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो देखिए यहां पे प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 लिखेंगे, ये हेडिंग रहेगी आपकी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन कई कारणों से बढ़ा। कौन कौन से कारण से बढ़ा देखिए। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि ब्रिटेन के कारखानों युद्ध संबंधी जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त हो गए, जिससे मैनचेस्टर से भारत में माल का जो आयात हो कम हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि भारतीय उद्योगों को अचानक एक विशाल स्थानीय बाजार मिल गया, जिससे उन्हें उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिल गया था। इसके बाद है आप लोगों का तीसरा पॉइंट कि ब्रिटिश सरकार ने भी युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का समर्थन दिया, क्योंकि उन्हें सेना के लिए वस्त्र, जूट बैग और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता थी। बस इतना पॉइंट आपको लिख देना मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर आप लोगों को मिल गया। इतना आसान शब्द में कोई आंसर आप लोगों को बताएगा नहीं, याद भी हो जाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो G77 देशों से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसका उत्तर देख लीजिए। तो इसका होगा देखिए अथवा का, लिखेंगे इसका आंसर कि G77 विकासशील देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना जो हुआ था सन 1964 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD के दौरान हुई थी। प्रारंभ में इसमें 77 देश शामिल थे, इसलिए इसे G77 कहा गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता स्थापित करना और संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों की सामूहिक आवाज को मजबूत करना है। बिल्कुल डिटेल में मैं इसका आंसर लिख दिया हूं, बिल्कुल शॉर्टकट में। आप जब इसका उत्तर लिखोगे एग्जाम प्रभावित हो जाएगा, एग्जामिनर जो चेक करेगा। जो मेन वर्ड है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसी तरह आपको भी हाईलाइट कर देना है पेपर में। देखिए प्रश्न संख्या 22 है कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि लोकतंत्र जो शासन है वो अन्य व्यवस्थाओं से कैसे बेहतर है, यह बताना है। 4 नंबर मिलेगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। दोनों में से कोई एक ही करना है, मैं दोनों का आंसर बताऊंगा। पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं कि लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है कैसे, ये बताना है। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 22 लिखेंगे कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है क्योंकि यह समानता, जवाबदेही और वैधता को बढ़ावा देता है। फिर इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह नागरिकों के बीच समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जहां सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं और उन्हें अपने कार्यों के लिए जवाब देना पड़ता है। इसके बाद लिखेंगे तीसरा पॉइंट कि यह एक वैध सरकार का गठन करता है जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के। बस इतना ही पॉइंट आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला प्रश्न आप कर लीजिए कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों अथवा का। देखिए अथवा का आंसर है, लिखेंगे पहला इसमें कि लोकतंत्र में सरकार नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से बनती है, जिससे सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि सरकार को संसद, विधानसभा के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है और उनके कार्यों पर निगरानी रखनी, मतलब उनकी कार्यों पर निगरानी रखी जाती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि लोकतंत्र में शासन संविधान और कानून के अनुसार चलता है, जिससे सरकार जिम्मेदार बनती है। इसके बाद चौथा है कि जनता की सहमति और समर्थन से बनी सरकार को हम लोग वैधता प्राप्त होती है।
ठीक है, यहां पे मैंने 4 पॉइंट लिखा है, बस इतना ही पॉइंट, 4 पॉइंट आपको लिख देना है, 4 नंबर आपको मेरे प्यारे बच्चों यहां पे मिल जाएगा। तो प्रश्न 22 का मैंने दोनों बता दिया। अब आएंगे प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर इसमें मिलेगा, और भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख करेंगे तो 2 नंबर इसमें मिलेगा, टोटल 4 नंबर मिलेगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके प्रश्न और है कि भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए, भी 4 नंबर है। तो दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, मैं आंसर दोनों को बताऊंगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। पहले इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, प्रश्न संख्या 23 लिखेंगे कि वैश्वीकरण जो है वह विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे कि भारतीय उद्योगों पर इसका प्रभाव जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रहा है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा बढ़ी और कुछ स्थानीय उद्योग प्रभावित हुए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, हालांकि इसने भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान की और निर्यात के अवसर जो है वह बढ़ाए। ठीक है, ऐसे आप लोगों को आंसर लिखना है पॉइंट बनाकर मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को देगा। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला कर लीजिए कि भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए, भी प्रश्न तो 4 नंबर का ही है। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, अथवा का उत्तर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए पहला लिखेंगे पॉइंट कि रेल परिवहन भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सस्ता परिवहन साधन है, जिसने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इससे कच्चे माल और तैयार माल का परिवहन आसान और सस्ता हुआ, जिससे उद्योग और कृषि दोनों को बढ़ावा मिला। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि रेल परिवहन ने देश के दूर दराज क्षेत्रों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे कि भारत में रेलवे का जाल अत्यंत विस्तृत है, जो व्यापार, आवागमन और रोजगार के अवसर बढ़ाता है। बस इतना ही पॉइंट आपको आंसर में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 है कि मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय सुझाइए। 2 नंबर के हिसाब से 4 नंबर आपको मिलेगा। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न संख्या 24 कि मृदा अपरदन को रोकने के 2 उपाय हैं। कौन कौन से, तो पहला है वन रोपण। इसमें लिखेंगे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने से मिट्टी की ऊपरी परत को बहने से रोका जा सकता है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है। और इसमें आपके बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना होगा, क्योंकि सारे प्रश्न 6-6 नंबर के रहेंगे। तो 150 शब्दों में इनका उत्तर देना है मेरे प्यारे बच्चों। मैं बिल्कुल आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगा, इसका टेंशन ना लीजिए आप। प्रश्न संख्या 25 देखिए, कह रहा है कि सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है, सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। कितने नंबर मिलेंगे आपको, 6 नंबर मिलेंगे। तो चलिए पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए वर्णात्मक दूसरा, ठीक है, प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पहले देखें हम लोग सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है। तो सत्याग्रह का अर्थ हेडिंग डाल के लिखेंगे कि सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया एक विचार और संघर्ष का तरीका है। सत्य का अर्थ सत्य तथा आग्रह का अर्थ दृढ़ आग्रह है, अर्थात सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य और अहिंसा के आधार पर अन्याय का विरोध करना। क्लियर है। अब हेडिंग डालेंगे महात्मा गांधी के विचार क्या थे इस पे। तो पहला विचार लिखेंगे कि सत्याग्रह पूर्ण रूप से अहिंसा पर आधारित होता है। दूसरा विचार उनका यह था कि इसका उद्देश्य विरोधी को दंड देना नहीं, बल्कि उसके हृदय में परिवर्तन लाना है। तीसरा विचार यह था कि सत्याग्रही को कष्ट सहने और आत्म बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। और चौथा यह है कि सत्य, नैतिक शक्ति और आत्मसंयम को गांधी जी ने सत्याग्रह का मूल आधार माना। क्लियर है। बिल्कुल आसान भाषा में लिख के लेकर आए मेरे प्यारों को, तुरंत याद हो जाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए, भी प्रश्न 6 नंबर है। दोनों में से कोई एक ही करना है। तो चलिए हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए अथवा वाला का उत्तर लिखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के
उदय के पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण थे।